Hi guys. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल एंड ये हम लोगों का इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग में 25 स्टूडेंट्स के लिए ये इंटर ऑडिट का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 तक हो गया है। आज होगा चैप्टर नंबर 8 का शुरुआत। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 एंड आज हम लोगों का स्टार्ट होगा ऑडिट रिपोर्ट से। ये हम लोगों का है इससे 700 में। ठीक है, ये जो चैप्टर है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो हम लोगों का इससे 700 को रिलेटेड है। इससे 700। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ एन ऑडिटर एज पर एसे 700। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म एन ओपिनियन, टू फॉर्म एन ओपिनियन, form an opinion on the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, किसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन। तो क्या करना है हम लोगों को? एक ओपिनियन फॉर्म करना है बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन, लेकिन किस लिए? टू प्रोवाइड ओपिनियन थ्रू रिटेन रिपोर्ट। रिटेन रिपोर्ट, ठीक है, रिटेन होना चाहिए, ओरल नहीं। ओपिनियन थ्रू, इधर थोड़ा गैप रखना, मैं बोलूंगा किस लिए, आप बस गैप रखना। रिटेन रिपोर्ट, ठीक है। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन, टू प्रोवाइड एंड रिटेन रिपोर्ट, प्रोवाइड थ्रू रिटेन रिपोर्ट। ये समझ में आ गया हम लोगों को? तो इधर दो चीज को मैं हाईलाइट किया हूँ, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक है इवेल्युएशन। अभी पहले हम लोग इवेल्युएशन को डिस्कस, इधर थोड़ा जगह रखना इस साइड। पहले हम लोग इवेल्युएशन को डिस्कस करते हैं। अभी इवेल्युएशन किस चीज का? हम लोग इवेल्युएशन तो बोल दे कि भाई हम लोग इवेल्युएशन करेंगे, लेकिन किस चीज का? इवेल्युएशन हम लोग करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रोसेस, द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रोसेस। और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक इवेल्युएशन, कुछ कुछ चीजों का स्पेसिफिकली हम लोग इवेल्युएट करेंगे। स्पेसिफिक इवेल्युएशन अभी ये नेक्स्ट पेज में होगा, आप पूरा पेज ब्लैंक रखना। कोई भी आप अगर चैप्टर स्टार्ट करो ना, तो उसको पेज पेज से स्टार्ट करना, एडजॉइनिंग पेज से एक। तो क्या होगा, आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो और राइट साइड में भी लिख सकते हो, प्रॉपर एक बना के, सेक्शन बना के। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो रेफर नेक्स्ट पेज।
तो क्या होगा, आपको जब देखोगे ना तो आपको फटाक से दिख पाएगा। ठीक है। हाँ, ये हो गया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द। अभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग एक ऑडिटर क्या देखेगा? ऑडिटर विल ऑब्जर्व, ऑडिटर विल ऑब्जर्व द पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस, ऑब्जर्व द पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस। ठीक है, अभी पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस मतलब क्या? लैक ऑफ नेचुरलिटी, मतलब वो नेचुरली सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये जो मैनेजमेंट है वो बायसनेस के चलते वो सिलेक्ट किया है कि उन लोगों को कुछ फायदा होगा। लैक ऑफ, लैक ऑफ नेचुरलिटी। नेचुरलिटी। अभी ये जो लैक ऑफ नेचुरलिटी है, इसका इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? इसका इंडिकेटर दो हो सकते हैं। ठीक है, एक और दो। म्याऊं। हाँ, तो क्या हो सकता है इंडिकेटर? एक है सिलेक्टिव करेक्शन, सिलेक्टिव करेक्शन, जो हम लोग वॉट ड्यूरिंग वॉट मैनेजमेंट अटेंशन कर दो, वॉट टू मैनेजमेंट अटेंशन, अटेंशन ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक है, ऑडिट को मतलब जब हम लोग ऑडिट करेंगे ना, तब अगर कोई सिलेक्टिव हम लोगों को लगे कि सिलेक्टिव करेक्शन हुआ है, तो वो एक है इंडिकेटर्स। ठीक है, कि भाई इसमें माने लैक ऑफ नेचुरलिटी है, मैनेजमेंट बायसनेस हुआ है इसमें। और दूसरा क्या है? जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस, पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस इन फॉर्मिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब जब हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट को, मतलब सोचिए कि ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि डेटर्स का बैड डेट सोच लीजिए कि 2% है। अभी वो निकलेगा कैसे? एक तो हो सकता है कि आप एकदम एनालाइज करो कि लगातार 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 10 क्वार्टर में डेटर्स का नॉर्मली बैड डेट परसेंटेज नॉर्मली 2 से 3 या 1 से 2 ऐसा कुछ परसेंट है, तो हम लोग उस हिसाब से भाई 2% रखो, ठीक। लेकिन नॉर्मली इतना मेहनत ज्यादातर लोग करते नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक रफली ऐसे आसपास के करीब, हाँ ठीक है 2% ले लो ऐसे। तो क्या है, पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस है इन फॉर्मिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। अभी अगर सोचिए कि मैनेजमेंट को दिखाना होगा कि भाई हम लोग जो बैड डेट है वो एकदम अच्छे से रिकवर कर दे, तो बैड डेट परसेंटेज एकदम कम होगा ना। तो वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, एक ऑडिटर को वो भी चेक करना पड़ेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट, कि भाई वो लोग तो बोल दिए कि भाई मेरा 2% है, लेकिन रियल में क्या 2% है? ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या डिस्कस किए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
बोलने का मतलब क्या है? इसमें दो चीजें आते हैं, दो चीजें नहीं, मतलब एक ही चीज आता है। एक है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ओके, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और एक है रिलेटेड नोट्स। अभी रिलेटेड नोट मतलब ये तो आप लोगों को समझ में है कि ये नोट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है, लेकिन उसका क्या क्या इंक्लूड होता है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड क्या क्या। एक तो हो गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स, तो अकाउंट्स में ना आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर भी आपको देना पड़ता है कि ये सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग ने फॉलो किया है, या फिर अगर कोई बीच साल में अगर कोई पॉलिसी चेंज हुआ तो उसके बारे में भी हम लोग को इफेक्ट देना पड़ता है कि ये चेंज हुआ एज पर एस वन, कि ये चेंजेस हुआ एंड इसके लेके इसको रिलेटेड हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इफेक्ट आएगा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, अगर हम लोग को कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो भी एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और तीसरा क्या है? एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। अभी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बोल तो दिया है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अभी ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग एफआरए बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी हम लोगों को इसके इंक्लूडेड दो चीजें, दो मेनली फ्रेमवर्क्स होते हैं इसका इंक्लूडेड में, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसके इंक्लूडेड है दो चीजें। एक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है, एक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। एक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अभी कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोल क्या रहा है कि दैट रिक्वायर्स, ये
फ्रेमवर्क के रिक्वेस्ट कंप्लायंस ऑफ द जो फ्रेमवर्क के कंप्लायंस है वो सारे चीजें मतलब मांगता है कि भाई वो सारे प्रॉपरली हो कंप्लायंस ऑफ द फ्रेमवर्क। ठीक है। और ये क्या मांगता है, ये भी सेम चीजें मांगता है, दैट रिक्वेस्ट compliance of the framework compliance of the framework to achieve to achieve fair presentation of the financial statement, fair presentation of the financial statement, it will be necessary for management। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर, पहले तो ये लिख दीजिए कि टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन किस लिए? इट विल बी necessary, it will be necessary for management। अभी ये नेसेसरी किस लिए होगा? फॉर द मैनेजमेंट। टुइंग टुइंग। ठीक है, ये किस लिए होगा? पहले तो टू प्रोवाइड disclosures beyond that, beyond those beyond those which are specifically required by the framework, specifically specifically required by the framework। ठीक है, ये रिक्वायर करता है बियॉन्ड दो डिस्क्लोजर, मतलब जो डिस्क्लोजर हम लोगों का फ्रेमवर्क के एक रिक्वायरमेंट है वो तो देना ही होगा, उसके साथ साथ और भी डिस्क्लोजर जैसे जैसे आपको जरूरत होगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट should be made in should be made in explicit or implicit। acknowledgement should be made in explicit और implicit। ठीक है, या तो आप एकदम लिख ही दो कि भाई हाँ ये सारे डिस्क्लोजर मैंने दिए है, और या तो मतलब ऐसा कुछ करो कि वो सामने वालों को पता चल जाए कि भाई ये सारे डिस्क्लोजर है। और क्या है, टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड दोस व्हिच आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क, और टू डिपार्ट टू
डिपार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट डिपार्ट मतलब छोड़ना, ठीक है। फ्रॉम रिक्वायरमेंट मतलब एक तो है कि जो जो रिक्वायरमेंट है एज पर फ्रेमवर्क, तो उधर बियॉन्ड मतलब उसके अलावा भी आप डिस्क्लोजर देने के लिए इट विल बी नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट। एंड अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं देना तो वो भी उससे भी निकल, लेकिन दोनों के लिए एक्नॉलेजमेंट शुड बी मेड इन। नहीं, ये जो आप एक एक तो है कि भाई आप एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दे रहे हो ना, तो क्या है, आप अगर इम्प्लिसिट एक्नॉलेजमेंट भी दो कि ऐसा कुछ करो कि सामने वालों को पता चल जाए, फिर ठीक है। जैसे कि आप सोच लीजिए आपके प्लेट में 4 तरीके का खाना है, आप भेजो 4 तरीके का मतलब खाना है, रसोई है, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मैं और 2 तरीके का खाना दूंगा, भेजी। एक तो इसमें आप ज्यादा दे रहे हो, तो एक आप बोल सकते हो कि भाई देखिए ये फ्री है, आप मतलब ऐसे दे दो। और आप ऐसा मतलब एक तो है कि आप उनको बोल ही दो डायरेक्टली कि हम मैं आपको 2 तरीके का खाना और दे रहा हूँ, या फिर ऐसा कर सकते हो आप बस प्लेट में दे दो। अभी वो जब आपको पूछेंगे कि ये खाना कैसे, बोलेंगे कि ये फ्री फ्री है ऐसे। ठीक है, तो ऐसा है। लेकिन आप अगर 5 तरीके के खाना में से एक तरीके का खाना नहीं दोगे, तब तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि सॉरी सर, मेरा हम लोगों का खाना खत्म हो गया या कुछ तो हो गया, इसलिए मैं आपको 4 तरीके का खाना दे रहा हूँ। कम दोगे तो ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ज्यादा दोगे अगर नहीं भी बोलोगे फिर भी चलेगा। ऐसा ही है। बी प्रैक्टिकल मैन। एक्नॉलेजमेंट शुड बी इन एक्सप्लिसिट। शुड बी इन एक्सप्लिसिट। ठीक है। ठीक है, ये है हम लोगों का इसे 320 इसे 700 का ऑब्जेक्टिव। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अभी क्या है, अभी है स्पेसिफिक इवेल्युएशन। ठीक है, या तो आप एरो करके दूसरे पेज में दिखा दो, या फिर दूसरा कुछ करो, लेकिन भाई मेरे पास जगह है तो मैं इधर ही कर लूंगा। ठीक है, आप दूसरे पेज पे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूसरे पेज पे ही करना प्रॉपरली फ्रेश जगह से। आपको भी अल्टीमेटली समझना आपको है, मेरा तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी पेज है तो इसका कुछ उतना इफेक्ट खिलेगा नहीं मेरा। ठीक है। हम्म, ये हो गया हम लोगों का स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय द ऑडिटर। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं था। स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय ऑडिटर। ठीक है, स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय ऑडिटर। अभी ये जो हम लोग स्पेसिफिकली इवेल्युएट करेंगे वो किस किस के चीजों के लेके होगा। एक है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिग्निफिकेंट, आप ये सारे ना, ये सारे की पॉइंट है, तो आप दूसरे पेन से लिख सकते हो, तो क्या होगा आपको ही सुविधा होगा लिखने में। थिंक पॉलिसी स्पेसिफिक प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर ना जगह नहीं है ठीक ठाक प्रॉपर। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ proper disclosure of material transactions and events, material transactions transactions and events। ठीक है, must ensure that must ensure that information in financial statement information in financial statement should be relevant, reliable, comparable और एक है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल। फोर्थ क्या है? ensure that ensure that accounting policies accounting policies must be reasonable। जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो सारे रीजनेबल होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी रीजनेबल। और फिफ्थ क्या है? सॉरी, अकाउंटिंग पॉलिसीज रीजनेबल है, अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंटली आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो। ये नहीं कि एक साल में चेंजेस कर दिए, 2 साल में चेंज, बीच ईयर में चेंज करो अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट एंड एप्रोप्रिएट। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो नहीं करोगे, तब जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना एक ईयर से दूसरे ईयर, तो हम लोगों को वो प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली ये जो है ना, मस्ट इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिलेवेंट, रिलेवेंट, कंपेरेबल, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ क्या है? इंश्योर दैट accounting estimates accounting estimates must be reasonable, be reasonable। और सिक्स क्या है? ensure that the ensure that the terminologist termi terminologies you should be appropriate। मतलब जो आप you should be
एप्रोप्रिएट। ठीक है, एक तो है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि नहीं, फिर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का है कि नहीं, फिर must ensure that information in financial statements should be relevant, reliable, comparable and understandable है कि नहीं, फिर ensure that accounting policies must be consistent and appropriate, this must be consistent and appropriate, फिर एक है accounting जो estimates है ना, accounting estimates must be reasonable and that जो terminologies यूज हुआ है यूज should be appropriate। ठीक है, तो ये सारे हैं स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। तो स्पेसिफिक इवैल्यूएशन फिर से बोलिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ensure that financial statements should be relevant, reliable, comparable, understandable, सब बेल बेल है। ensure that accounting policies must be consistent and appropriate, फिर accounting estimates must be reasonable and the terminologies used should be appropriate। ठीक है, ये सारे हो गए हम लोगों का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एंड उनके सारे पार्ट का डिस्कशन। ठीक है, अभी है फॉर्मेट ऑफ ऑडिट, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें मैं सारे चीज को प्रॉपरली डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर बाद में वो डिस्कस हो गई तो एक ही चीज को दो बार डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है ना, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। फिर भी एक बार के लिए आप लिख दीजिए फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, क्या फॉर्मेट होगा वो आप लिख लीजिए थोड़ा। फर्स्ट होता है टाइटल। ठीक है, फर्स्ट होता है टाइटल। टाइटल में क्या है कि ये लिखेगा कि इट शैल कंटेन द व्हाट इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। आप अगर कोई भी रिलायंस का, पहले मैं तो बोलूंगा आप ये क्लास के बाद में एक कोई भी कंपनी, रिलायंस हो गया, फिर जोमेटो, स्विगी, मतलब स्विगी का तो अभी आईपीओ आया नहीं है, ऐसे भी टाटा ओटा किसी का भी आप ऑडिटर रिपोर्ट खोलोगे तो मैं जो जो बोल रहा हूँ वो आप देख लेना, आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट सर्च करना तो उधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स होंगे। दूसरा क्या है, टाइटल हो गया, फिर होगा एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या कि किसको दिया जा रहा है ये ऑडिट रिपोर्ट। अभी किसको दिया जाएगा, या तो मेंबर को दिया जाएगा, या तो मेंबर को दिया जाएगा, ठीक है, या तो दोस्त चार्ज गवर्नेंस को दिया जाएगा। ठीक है, अभी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या क्या कौन कौन है, कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फर्म के लिए पार्टनर्स। ठीक है, फिर एड्रेस हो गया, फिर हो गया ओपिनियन, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको लेकर हम लोग ओपिनियन क्या दे रहे हैं। अभी ओपिनियन में क्या क्या बोला जाएगा, इट सेल्फ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला जाएगा, एक तो बोला जाएगा, पहले तो बोलो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैक्ट दैट शुड सपोर्ट, फैक्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। ठीक है, हैव बीन
ऑडिटेड। एक तो ये बोला जाएगा कि भाई हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है। दूसरा क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है। तीसरा क्या बोला जाएगा, पीरियड कवर्ड, किस पीरियड के लिए ऑडिट हुआ है, मतलब 21 22 22 23 23 24 24 25 पीरियड कवर्ड। ठीक है। और दूसरा है, एकदम लास्ट है, नेम ऑफ द एंटिटी, किसका ऑडिट हुआ है, नेम ऑफ द एंटिटी। ठीक है। ये हो गया चारों। फिर हो गया बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, मतलब ये जो हम लोग ओपिनियन दिए है ना, ये ये जो हम लोग ओपिनियन दिए है ना, ये किस बेसिस पे दिए, और ये जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ है ना, ये सारे ओपिनियन के लिए अलग होगा। जैसे कि आप सोचिए कि आप अगर बोल रहे हो कि कोई भी खाना, ये हम लोगों का दाल भात भुजिया है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये खाना अच्छा है, बुरा है, या ठीक है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल है। तो आप तो कोई तो बेसिस होगा ना उसका, सारे बेसिस, अगर ओपिनियन ही अलग हुआ, आप अगर बोल रहे हो कि ये खाना अच्छा है, तो उसका बेसिस, उसका जो रीजन है, और आप अगर बोल रहे हो कि ये खाना बुरा है, तो उसका जो रीजन है, वो दोनों तो ऑब्वियसली अलग होंगे। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ हर ओपिनियन के रिलेटेड अलग होते हैं। फिर आएगा गोइंग कंसर्न। ठीक है। फिर आएगा गोइंग कंसर्न, कि देयर इज, अगर कोई मेटेरियलिटी है कि नहीं है एंटिटी को लेके, वो सारे, ये सारे, जैसे आप अगर पढ़ोगे ना ऐसे 560 में, हाँ 570 में, हाँ 570 में शायद, हाँ गोइंग कंसर्न। तो आप तो ऑलरेडी पढ़े होगे ना कि अगर उधर डिस्क्लोजर नहीं है, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्रॉपरली, कि भाई हाँ भाई मतलब एक मेटेरियल अनसर्टेनिटी है। फिर है सिक्स, सिक्स में की ऑडिट मैटर है, जो आप पढ़ोगे की ऑडिट मैटर है। ठीक है। वो आप पढ़ोगे ए से 701 में। ये है की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड, मतलब क्या क्या की ऑडिट मैटर होगा। फिर है सेवन, सेवन में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये सारे ऑलरेडी आप पढ़ने वाले हो। ठीक है। मैं ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, मैं बोलने वाला था, नहीं, आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11 में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है। ऑलरेडी आप प्लानिंग स्टेज पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एक बार देख चुके हो, आप पढ़ चुके हो कि टू ऑब्टेन, नहीं नहीं, आप चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है, आप कोई ना, वो देख लेंगे हम लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, फिर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है। फिर है अगर कोई अदर लीगल रिक्वायरमेंट हुआ, तो उसको लेके रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है। फिर टेंथ होगा सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। ये बहुत बहुत इसमें से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ऑलरेडी, इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। अभी सिग्नेचर कौन कौन करेगा, एक है फर्म के लेके, एक है इंडिविजुअल। मतलब अगर सोचिए, ये जो सीए फर्म है, इन केस ऑफ फर्म, मतलब ये सीए फर्म को है,
ठीक है, ये है अगर कोई सीए फर्म ऑडिट करे तो। और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, ये तो सीए फर्म हो गया, फर्म में सब कुछ आ रहा है। और एक है इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल सीए। ठीक है, अभी इन केस ऑफ फर्म में क्या क्या डिटेल्स जाएगा? एक जाएगा फर्म नेम, फर्म का नेम तो जाएगा ही ना। दूसरा क्या जाएगा? फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जब आप फर्म को रजिस्टर करो तो आपको आईसीआई के साथ भी रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसका नंबर, फर्म रजिस्टर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। पार्टनर्स नेम, फोर्थ है पार्टनर्स एमआरएन, मतलब मेंबरशिप नंबर, पार्टनर मेंबरशिप नंबर। फिफ्थ है पार्टनर सिग्नेचर। फिर है पार्टनर, अभी इसमें क्या है, पार्टनर जो सिग्नेचर है वो फिर होगा पार्टनर विल साइन। अभी असल में फर्म फर्म तो खुद से साइन नहीं कर पाएगा, तो पार्टनर विल साइन एक तो खुद के नेम से, इन हिज और हर नेम। एंड एंड नेम ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के नाम से भी पार्टनर ही साइन करेगा, नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, ठीक है। तो एक तो हो गया फर्म का नेम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर नेम, पार्टनर रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर सिग्नेचर, और फर्म का सिग्नेचर भी पार्टनर ही करेगा। अभी इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सी है। ठीक है, अगर इधर फर्म का नेम और पार्टनर का नेम हो तो ऑब्वियसली इधर इंडिविजुअल का नेम होगा, इंडिविजुअल्स नेम। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस हो गया ना, अगर मैं इधर पार्टनर और फर्म का नेम दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली इधर इंडिविजुअल नेम होगा, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। भाई पार्टनर भी तो इंडिविजुअली है ना, अल्टीमेटली बस वो फर्म से अटैच है इसलिए पार्टनर बुलाया जा रहा है। अल्टीमेटली तो वो तो इंडिविजुअली है, इंसानी है। इंडिविजुअल्स मेंबरशिप नंबर। ठीक है, और इंडिविजुअल का सिग्नेचर। हाँ, सिग्नेचर। ये हो गया हम लोगों का सिग्नेचर का पार्ट। फिर होगा प्लेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्लेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अभी इसमें क्या क्या होगा प्लेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में? मतलब सिटी है, द सिटी where audit report is signed।
इस साइड फिर है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, एंड फिर है लोकेशन ऑफ, अभी लोकेशन कहाँ होगा, लोकेशन ऑफ मतलब जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ रहेगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ कहाँ लिखा होगा। एक तो है बॉडी ऑफ, विद इन बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ऊपर जो आप पढ़े थे ना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा है इन अपेंडिक्स, मतलब जहाँ अपेंडिक्स हो ना, नॉट पेट का वो अपेंडिक्स एक मतलब बीमारी भी है, मतलब हंसना नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी। हाँ, तो गिव रेफरेंस, गिव रेफरेंस ऑफ अपेंडिक्स इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। एंड इफ इट इज स्टेटेड इन वेबसाइट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, इफ इट इज स्टेटेड इन इन वेबसाइट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, अथॉरिटी, ठीक है। अभी वो वेबसाइट का रेफरेंस भी दो ऑडिटर रिपोर्ट में, गिव रेफरेंस ऑफ वेबसाइट इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अभी हम लोगों का स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, बोलो 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 बोलो, ए से 705 मॉडिफिकेशन के ऊपर है। ये हो गया हम लोगों का, ये फॉर्म के ऊपर, हाँ, ठीक, ठीक है। हम्म, अभी है इसे 705, ये क्या है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। मॉडिफिकेशन
on the modification to the opinion in the independent auditor's report. Opinion in the independent auditor's report. ठीक है, modification in the independent auditor's report. अभी देखिए, अभी जो ऑडिटर है ना, ये है एक ऑडिटर। ओके, थोड़ा थोड़ा ये है एक ऑडिटर। ठीक है, थोड़ा पतला ऑडिटर है, लेकिन ठीक है। ऑडिटर मतलब थोड़ा ठीक ही है, उसका उतना खाते पीते घर का नहीं है। मॉडिफिकेशन के टाइम पे ना, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इस टाइम पे या तो दो चीजें हो सकता है, एक दो। एक तो हो सकता है जो ऑडिटर है वो कंक्लूड किया, हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज अ मिसस्टेटमेंट। एक तो ये हो सकता है, इज अ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, और एक तो ऐसा केस हो सकता है, ऑडिटर cannot obtain cannot obtain sufficient and appropriate sufficient and appropriate and appropriate audit evidence। अभी आप अगर बोलोगे कि एक ऑडिटर कैसे कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर वो काम अच्छे से करे तो ऑब्वियसली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन कर ही सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। रुकिए, मैं अभी आप जस्ट थोड़े दिन पहले आप ये सेम चीज को लेके पढ़े थे, और आपको याद होगा ऐसे 580, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में ये है ऐसे 580। ठीक है, ऐसे 580, ऐसे 580, रुकिए रुकिए रुकिए। The auditor shall disclaim an opinion on the financial statement in accordance with SA 705। मैं आपको बोला था कि आप पढ़ने वाले हो। The auditor shall disclaim an opinion। disclaim an opinion मतलब क्या? disclaimer of opinion। अभी जो आपने पढ़े, मतलब आप पढ़ने वाले हो कि ऑडिटर ऐसा भी कुछ कुछ सर्कमटेंसेस हो सकता है जब ऑडिटर को डिस्क्लेम एन ओपिनियन, मतलब ऐसा होगा कि वो sufficient appropriate audit evidence obtain नहीं कर पाए, as concluded that there is a sufficient about the integrity of management such that written representation are not reliable, अगर उसको मिला होगा, and if or management does not provide the written representation relating to fulfilling its responsibility। मतलब मैनेजमेंट ने जो उस मतलब उसको मैनेजमेंट को देना पड़ता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
कि टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल, ये सारे वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर फुलफिल किया होगा। इसको लेके मैनेजमेंट को रिटन रिप्रेजेंटेशन देना होता है। रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एंड अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस केसेस में मैनेजमेंट को देना पड़ता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर नहीं दिया तब तो ऑडिट, भाई वो तो ऑडिटर कितना भी मेहनत कर ले तब तो वो कर नहीं पाएगा ना, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ला नहीं पाएगा। ठीक है, ये दोनों केस हो सकता है। एक तो है कि देयर इज ए मिसस्टेटमेंट, या फिर ऐसा केस भी हो सकता है ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अभी जो अभी ऑडिटर कंक्लूड कर चुका है कि कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट तो है। अभी जो ऑडिटर को फिर फाइंड आउट या फिर कंसिडर करना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो चुका है। ऑब्वियसली ना, इधर बोला गया है ना कि देयर इज ए मिसस्टेटमेंट, कंक्लूड दैट देयर इज ए मिसस्टेटमेंट, कोई ना कोई तो मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, अभी उसको कंसिडर करना पड़ेगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अभी दो चीजें आएंगे, एक है परवेजिव, एक है मटेरियल। मतलब मटेरियल तो है, ठीक है, मतलब जो मटेरियल लेवल है उसके ऊपर तो है, बट नॉट परवेजिव। अभी परवेजिव का मतलब आप इधर रेड पेन से स्टार करा दीजिए, इसके बाद ही मैं आपको बोलूंगा। और एक है मटेरियल भी है एंड परवेजिव भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखें। एक तो हम लोग देखें, एक तो हम लोग देखें, रुकिए, एक तो हम लोग देखें कि मटेरियल मतलब परवेजिव, परवेजिव नहीं है लेकिन मटेरियल है। ठीक है, मतलब जो मटेरियल लेवल ऑडिटर ने सेट किया था उसके ऊपर है। और एक हम लोग देखें कि भाई मटेरियल है और परवेजिव भी है। ठीक है, अभी परवेजिव का मतलब है क्या। इधर थोड़ा सा जगह आप छोड़ के आप नीचे या फिर दूसरा पेज पे आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए, अम, इधर इधर, ठीक है, इधर से लिखिए। आपको अगर जगह होगा तो इधर से लिखिए, वरना आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। परवेजिव, परवेजिव मतलब क्या। परवेजिव मतलब है when the misstatement is not confined, is not confined to specific element, to specific element, and
एंड एक तो है कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट को लेके नहीं है, ठीक, उसको सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, वो स्पेसिफिक, अगर सोचे इन्वेंट्री को, सिर्फ इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो परचेज को भी इफेक्ट कर रहा है, सेल को भी इफेक्ट कर रहा है, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो। या फिर मतलब एंड उसके साथ साथ इफ सो कन्फाइंड, अगर कन्फाइंड भी है कि वो बस इन्वेंट्री को लेके ही इफेक्ट कर रहा है मिस स्टेटमेंट, इफ सो कन्फाइंड it represent it represent a substantial substantial proportion that proportion of financial statement ठीक है। तो इधर दो चीज आया, इधर दो चीजें आया। एक है व्हेन द मिसस्टेटमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, और दूसरा है अगर वो कन्फाइंड हुआ भी, if so confined if so confined it represents a substantial proportion of financial statement। ठीक है। और एक नोट है, it is a term used for used to not for used to describe effect of detected misstatement detected misstatement on financial statement, और दूसरा है possible effect of undetected misstatement। undetected misstatement on financial statement। अब अभी पॉसिबल इफेक्ट क्यों है? एज ऑडिटर is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, sufficient appropriate audit evidence। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली ना, अगर आपको फाइनेंशियल इफ सो कंपेन, मतलब एक तो है कि इसमें बोला गया है कि परविजिट कब होगा, कि भाई जो मिस स्टेटमेंट है वो या तो कन्फाइंड नहीं है स्पेसिफिक
एलिमेंट में या तो कन्फाइंड होगा भी, अगर होगा भी फिर भी सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेगा वो। लेकिन इसमें एक कॉमन फैक्टर है कि भाई मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन इधर हम लोग जब देख रहे हैं तो इधर हो सकता है कि ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब एक तो हो सकता है कि भाई ऑडिटर ने कंक्लूड कर लिए कि इधर एक मिस स्टेटमेंट है, और एक है ऑडिटर को पता ही नहीं, ऑब्टेन ही नहीं किया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर देयर इज एन मिस स्टेटमेंट और नॉट। तब क्या होगा? अगर ऑडिटर को मतलब वो जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं आए तो ऑब्वियसली ऑडिटर को पता नहीं है कि इधर मिस स्टेटमेंट हो सकता। तब ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि एक तो इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या है, और अगर मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन नहीं किया गया है तो देखना पड़ेगा पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट हम ऑडिटर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट यूज करने का बात होगा। ठीक है, अभी सब्सटेंशियल पोर्शन मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सब्सटेंशियल पोर्शन, ठीक है, थोड़ा नीचे करके एग्जांपल दे रहा, आप साइड में कर देना। सोचिए बैलेंस शीट का टोटल ही है 100 करोड़, उसमें इन्वेंट्री है सोचिए 50 करोड़। तो ऑब्वियसली इधर तो एक सब्सटेंशियल पोर्शन ही होगा ना, इसका डायरेक्ट 50%। अगर सोचिए इधर में ही किसी को लेके और अगर मतलब इधर में ही कोई चीज को लेके मैनेजमेंट ने जो रिटेन रिप्रेजेंटेशन है ना वो देने को मना कर दिया है, और वो और इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट एक सब्सटेंशियल मतलब सोचिए 50 करोड़ में से आपका 10 करोड़ या 20 करोड़ का वो, फिर भी 10 करोड़ और 20 करोड़, एक तो 50 करोड़ में से 20 या 25% का हुआ, उसके साथ साथ ये जो 10 करोड़ है ना ये इसका 10% हुआ, 10% भी तो सब्सटेंशियली हुआ ना। सोचिए कि अगर ये 10 करोड़ की जगह अगर 20% हो 20 करोड़ होता तो इसका 40% इफेक्ट होता। तो ये हो गया सब्सटेंशियल पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे ऑडिटर को जज करना पड़ेगा कि ये इसका जो अनडिटेक्टेड पॉसिबल इफेक्ट है वो क्या है और कितना है। तो एक तो हो सकता है इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, एक तो मेटेरियल होगा बट परवेजिव नहीं होगा, एक है मेटेरियल तो होगा उसके साथ साथ परवेजिव भी होगा। तो तब क्या होगा? तब ऑडिटर क्या इशू करेगा? तब ऑडिटर इशू करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, और अगर मेटेरियल एंड परवेजिव होगा तब ऑडिटर इशू करेगा एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, अभी क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू subject to certain condition, subject to certain exception, subject to certain exception।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। और एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या है? वो सर्टेन एक्सेप्शन भी नहीं है। फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रेजेंट, डज नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। और अभी क्या है, दूसरा है ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तब क्या करेंगे? तब देखना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। इफेक्ट, इफेक्ट नहीं लिख के पॉसिबल इफेक्ट लिखते, क्योंकि इफेक्ट तो होगा नहीं ना। हम लोग तो पॉसिबल इफेक्ट ही सोचेंगे ना, कि हम लोग मतलब क्या हो सकता है। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट, ठीक है। अभी इसमें भी दो चीजें होंगे। मटेरियल बट नॉट परवेजिव। एंड एक है मटेरियल और परवेजिव। अगर मटेरियल बट नॉट परवेजिव हुआ, इधर भी हम लोग क्वालिफाइड, हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन ही देंगे। और इधर हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, क्योंकि एडवर्स तो दे नहीं सकते ना। डिस्क्लेमर ऑफ एडवर्स मतलब क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ही बेकार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, जो डिस्क्लेमर ऑफ मतलब जो क्वालिफाइड ओपिनियन है, उसमें क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट सम, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर हम लोग एडवर्स ओपिनियन दे देंगे ना, तो उसका मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा ही गंदा है, पूरा ही गलत है, वो पूरा पूरी प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, सोचिए कि आपके प्लेट के सामने एक खाना, प्लेट के ऊपर एक खाना है, उसमें नमक ज्यादा है, नॉर्मल है या कम है, वो तो आप खाने के बाद ही बोल पाओगे ना। आप तो बिना खाए उसको अच्छा भी नहीं बोल पाओगे और खराब भी नहीं बोल पाओगे। ऐसे ही अगर मटेरियल एंड परवेजिव है, फिर भी वो पॉसिबल मतलब ये मतलब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया गया, तब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। क्योंकि
auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. इसमें भी फिर सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट true and fair view, true and fair view, subject to certain exceptions. Subject to certain exception. ठीक है, ये तो एक हो गया. और डिस्क्लेमर ओपिनियन में क्या है? एज ऑडिटर, as auditor is unable to obtain sufficient and appropriate evidence he cannot conclude he cannot conclude whether financial statement present true and fair view, whether financial statement presents true and fair view. ठीक है, मैं आपको जो बोला कि ऑडिटर तो वो तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे कि फाइनेंशियल वेदर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट? वो तो ऑब्टेन किया ही नहीं गया ना, इसीलिए. ठीक है, तो ये हो गया ऑडिटर का परमिसिवनेस, ये सारे भी हो गए. रुकिए, ये हो गया हम लोगों का ऐसे 705 का एक. तब कौन कौन से टाइम पे ऑडिट मॉडिफिकेशन दिया जाएगा और क्या क्या. ठीक है, परमिसिवनेस भी हो गया. अभी आप एक लाइन खींचिए, ये एक ही पेज पे बनाना. ठीक है, मतलब कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड एक ही पेज पे. 3 कॉलम होगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 705 वाई मॉडिफाइड ओपिनियन इज इशूड. क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन इशू हुआ जाता है? इज इशूड और फैक्टर्स फॉर कंसिडरिंग
which type of modified opinion to be issued? Which type of modified opinion to be issued? To be issued. ओ वाई लिख दिया मैं गलती से वाई लिख दिया which type of modified opinion to be issued. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 705 पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते कि ऑब्जेक्टिव क्या है एसे 705 का टू इशू मॉडिफाइड ओपिनियन इसका ऑब्जेक्टिव है टू इशू मॉडिफाइड ओपिनियन अभी कौन कौन से टाइम पे एक तो टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी well when financial statements are not free from material misstatement ठीक है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा क्या है when auditor when auditor is unable is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that to conclude whether the financial statement whether the financial statement are free from material misstatement from material misstatement ठीक है तो ऑब्जेक्टिव क्या है टू इशू मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट and when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude whether the financial statements are free from material misstatement or not. तो why modification इशू होता है मॉडिफाइड ओपिनियन इशू होता है इसको पकड़ो और इधर बोल दो सेम इधर बोल दो सेम लिख लीजिए भैया ये हो गया अभी है फैक्टर्स फॉर कंसिडरिंग अरे बड़े हो जा फैक्टर्स फॉर कंसिडरिंग which type of modified opinion should be issued फर्स्ट होगा नेचर ऑफ मैटर
nature of matter giving rise to modification, giving rise to modification. ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है? इस वक्त auditor has concluded that concluded that financial statements are materially misstated, materially misstated. An auditor has inability. Auditor has inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Appropriate evidence. ठीक है, वो ऑडिट एविडेंस एविडेंस दोनों सेम ही है. एक तो नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा है परवेजिवनेस. भाई परवेजिव अगर मटेरियल एंड परवेजिव होगा तब एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और अगर मटेरियल एंड परवेजिव नहीं होगा तब ये क्या बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर मटेरियल ही नहीं है तब तो क्या ही है, तब तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा ना, तब तो मॉडिफिकेशन ओपिनियन का मॉडिफिकेशन होगा ही नहीं, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया ही नहीं जाएगा. तो वो भी तो एक फैक्टर है ना. परवेजिवनेस, परवेजिवनेस, परवेजिवनेस of the effect of the effect of detected misstatement, detected misstatement or possible effect of undetected misstatement, possible effect of undetected misstatement. ठीक है, एक तो परविजिवनेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट. ठीक है, तो क्या क्या है फैक्टर्स? नेचर ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, जिसमें क्या है ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड ऑडिटर हैज इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ये दोनों ही केस था, हम लोग ऊपर भी देखे, ये दोनों ही केस था. और है परवेजिवनेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड. एक तो परवेजिवनेस ऑफ इफेक्ट, परवेजिवनेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, मतलब डिटेक्टिव जो मिसस्टेटमेंट हुआ है उसका जो परवेजिव इफेक्ट का परवेजिवनेस, परवेजिवनेस है, वो हम लोग चेक करेंगे कि भाई कितना परवेजिव है भी कि नहीं. वो बहुत सारे मतलब एलिमेंट को कंसीडर कर रहा है, या बहुत सारे एलिमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है, या फिर अगर एक ही एलिमेंट पे है तो वो क्या सब्सटेंशियल पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो तो डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट करे. और एक है पॉसिबल इफेक्ट,
क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है ऑफ अनडिटेक्टेड मिसट्रीटमेंट, उसका भी परमिसिवनेस हम लोग देखेंगे। ठीक है। अभी इसके बाद है काइंड्स ऑफ ओपिनियन। ठीक है। ऑब्वियसली तीन तरीके के ओपिनियन होते हैं, वो आप ऑलरेडी जान चुके हो, फिर भी एक लिखने के लिए प्रॉपरली, काइंड्स ऑफ ओपिनियन एक है, फिर है ओपिनियन पैराग्राफ हम लोग कैसे लिखेंगे, और एक है कि बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग ना ये अभी ये चैप्टर मतलब 1.5 घंटे के करीब हो चुका है। तो ये चैप्टर आज मजा भी आ रहा था क्लास में। ठीक है। तो ठीक है, ये चैप्टर हम लोग और आगे बढ़ेंगे अगले जो क्लासेस होंगे उसमें। ये इसके बाद वाले क्लास तक शायद ऐसे 705 तो खत्म हो ही जाएगा, वो तो पक्का ही है। कोशिश करूंगा कि ऐसे 701 भी खत्म हो जाए। ठीक है। एंड ऐसे 706 भी जितना हो सके उतना मैं खत्म कर दूंगा। तो चलिए बाय। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लगते होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्त लोगों को भी बोलिए। एंड अप्रैल के लास्ट या मिड तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं टाइम दे रहा हूँ कि मेरा अभी क्या आर्टिकलशिप भी चल रहा है, तो बाकी जितना भी मेरा टाइम हो रहा है ना मैं नोट्स बनाने में दे रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए रिवीजन का एक नोट्स लाऊंगा। ठीक है। उसमें क्या है, वो प्रॉपर नोट्स होंगे। आप अगर रिवीजन के लिए, मैं जब रिवीजन क्लासेस लूंगा ना मैं उससे ही पढ़ाऊंगा। उसमें मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अगर आप अभी तक उतने अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो रिवीजन के लिए, तो क्या फटक 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 से आपको क्लिक होगा। और अगर ऐसा हुआ कि मतलब वो नोट्स सिर्फ रिवीजन नोट्स नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर नोट्स रहेंगे। मैं सितंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए मैं मई 11 से मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें वो सारे नोट्स रहेंगे, उसके साथ साथ वो नोट्स पे बेस्ड होके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगे। फिर से मैं नया एक बैच स्टार्ट करूंगा। उसमें उसमें भी सीए इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच होगा। मैं रेगुलर बैच भी लूंगा, रिवीजन बैच भी लूंगा, ताकि आप लोगों को, एक तो आप रेगुलर बैच, जो रेगुलर बैच नहीं देख सकते वो रेगुलर बैच लेंगे मेरे से। वो क्या है, वो एक रेगुलर बैच की तरह प्रॉपर सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन भी होगा हम लोगों का। फिर एग्जाम के टाइम पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपका पूरा कॉम्पैक्ट रिवीजन एकदम अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, एकदम अच्छे से आप लोग एग्जामेशन स्कोर करोगे। ठीक है। तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, ऑडिट में 80-90 मेरे को चाहिए, मिनिमम तो मिनिमम एग्जामेशन तो चाहिए ही चाहिए। और ऑडिट सच बोलूं उतना कुछ एकदम बड़ा कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। आप अगर उसको प्रैक्टिकली समझो ना, समझ के पढ़ो, तो उतना भी कुछ, हाँ ये थ्योरी बेस्ड है, आपको 2 बार 3 बार आपको रीडिंग करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर एक बार वो तरीका पता चल जाए ना, तब आपका रीडिंग भी उतना ऐसा नहीं लगेगा कि बोझ है, आपको मजा आने लगेगा ऑडिट में। तो चलिए बहुत बात हो गया, चलो बाय।